क्या युद्ध के समय राष्ट्रीय नेताओं की हत्या में हमने रूबिकॉन पार कर लिया है? इजराइल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की लक्षित हत्या ने एक पुराने सवाल को फिर से उठाया है, जिसे अब तक टाला जाता रहा था। कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी बलों ने निकोलस मडूरो को वेनेजुएला की सत्ता से हटाया। ऐतिहासिक मिसालें मौजूद हैं। 1979 में सोवियत बलों ने अफगान राष्ट्रपति हफीजुल्लाह अमीन की हत्या की थी। 1870 में ब्राजीलियाई सैनिकों ने प्राग्वे के राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सोलानो लोपेज की हत्या की थी। 1632 में स्वीडन के राजा गुस्तावस एडोल्फ्स साम्राज्यवादी सेनाओं से लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इनमें से ज्यादातर मामले दशकों या सदियों पुराने हैं, जब 1945 के बाद की नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं थी। तो आधुनिक युग में लक्षित हत्याएं ज्यादा आम क्यों नहीं है? क्या देशों के प्रमुखों की हत्या करना एक प्रभावी तरीका है जिसे अपनाया जाना चाहिए, या ये नियम आधारित व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली खतरनाक बढ़ोतरी है? ठीक है, अब समय है कि हम इस विषय पर गहराई से बात करें। आप सभी मेहमानों से मिल चुके हैं, धन्यवाद। शुरुआत में हर किसी को पहले सवाल के लिए 30 सेकंड मिलेंगे बजर के साथ, फिर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। हम इस पर डैन से शुरुआत करेंगे। क्या अली खamenei की हत्या सीमा पार थी या वो एक वैध लक्ष्य थे? दोनों पक्षों के समर्थन में तर्क दिया जा सकता है। यह सीमा पार करता है क्योंकि लगभग हर स्थिति में दूसरे देशों के नेताओं की हत्या पर वर्जना है। मुझे लगता है यह वर्जना सार्वभौमिक नैतिकता से ज्यादा व्यवहारिकता पर आधारित है, क्योंकि जो नेता ऐसी हत्या का आदेश देता है सिर्फ पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर ही उस पर भी हत्या का प्रयास हो सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट है। हालांकि मुझे लगता है कि भले ही ये एक नियम है, ये ऐसा नियम है जिसमें संभावित रूप से अपवाद हो सकते हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हिटलर है। आप हत्याओं के खिलाफ होकर भी हिटलर की हत्या को सही नहीं ठहरा सकते। मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग ऐसे नतीजे का शोक नहीं करते। तो सवाल बन जाता है, तो अगला सवाल खामनेई ये की है, हत्या वास्तव में ईरान की प्रकृति को बदलने का घोषित उद्देश्य हासिल किया, और मुझे डर है कि हमने पाया है कि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हम और गहराई से जानेंगे। डैन समझ गया। अब हमें अगले पर जाना है। हमारे पास जॉन है। जॉन, इस सवाल पर आपका क्या कहना है? मेरा जवाब है कि यह निर्भर करता है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई राष्ट्राध्यक्ष धार्मिक वस्त्रों के पीछे छुपकर दिखावा कर सकता है कि वो नहीं है। एक आतंकवादी शासन का नेता जो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे आतंकवादी संगठनों का नेटवर्क थोप रहा है। मध्य पूर्व में उसके प्रॉक्सी गुट अमेरिका और यूरोप के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद में शामिल है और पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में अराजकता व खतरा फैला रहे हैं, और फिर दिखाते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष होने के कारण वो हत्या के खतरे से सुरक्षित है। मुझे लगता है कि जब हम अली खamenei की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही विशेष मामला है। मुझे नहीं लगता कि आप इसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में कहीं और लागू होते देखेंगे। ठीक है, परिदृश्य में ये पूरी तरह से एक अमेरिका बनाम ईरान की स्थिति है। जॉन, हम आपके पास वापस आएंगे। जेफ, अब इस पर अपनी बात रखिए। आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है खamenei को मारना गलत था। वो जनसंहारक था, इसलिए उसका मारना किसी नैतिक लोकतांत्रिक नेता को मारने जैसा नहीं था। असल में उसे मारना तभी सही ठहराया जा सकता था अगर इस बात की बहुत अधिक संभावना होती कि उसकी जगह कोई मानवीय नेता आता और ईरान में लोकतंत्र लाता। लेकिन उसे मारना अपेक्षित रूप से अप्रभावी था, और यहाँ तक कि ईरान में एक बेहतर शासन लाने और मध्य पूर्व में आतंकवाद से निपटने के मामले में उल्टा असर डालने वाला था। इसने उसे शहीद बना दिया है। इस तरह उसके नेतृत्व वाले शासन को और मजबूती मिली। तो मैं मोटे तौर पर पहले वक्ता से और दूसरे वक्ता की कही गई कुछ बातों से सहमत हूं। ठीक है, अब आपको अपनी बात कहने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा समय मिलेगा। सवाल यह है कि क्या यह खतरा है कि और भी दुष्ट लोग इसे इस संकेत के रूप में देख सकते हैं कि अब कोई भी निशाना बन सकता है? डैन, मुझे नहीं लगता कि सच में दुष्ट लोगों को किसी संकेत की जरूरत थी, लेकिन क्या ये पूरी राजनीति में एक नया मानक बना देगा? मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ, इससे मानक जरूर नीचे आ गया है। क्या पुतिन को इजराइल या अमेरिका की जरूरत थी कि वे खामनेई को मारें, चाहे वो असरदार हो या नहीं? क्या ज़ेलेंस्की को निशाना बनाने के लिए उसे ऐसा करना जरूरी था? मुझे इस पर काफी शक है। मुझे डर है कि हम ऐसे समय में हैं जहां पहले व्यापक रूप से स्वीकार किए गए मानदंड, या कम से कम पिछले 80 सालों की नियम आधारित विश्व व्यवस्था के मानदंड, या वेस्टफेलिया की संधि के बाद से कई सदियों से माने जा रहे नियम अब बदल रहे हैं। पिछली कई सदियों से मुझे लगता है कि वो नियम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और निश्चित रूप से व्हाइट हाउस के वर्तमान निवासी खुद इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन सामान्य तौर पर मुझे डर है कि हमारी दुनिया धीरे धीरे अधिक हॉब्सियन
और कम सभ्य और कम शिष्ट होती जा रही है। जॉन, इस पर आपका क्या कहना है? जब हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ की बात करते हैं तो यह काफी हद तक एक सौम्य कल्पना है जिस पर देशों ने सहमति जताई थी, खासकर शीत युद्ध के बाद के दौर में, जब महाशक्तियों की ओर से ऐसा व्यवधान नहीं था जैसा हमने पिछले 15 वर्षों में देखा। कम्युनिस्ट चीन, साम्राज्यवादी रूस और मध्य पूर्व में आक्रामक शत्रुतापूर्ण ईरान द्वारा। आज हमारे पास वो भू राजनीतिक संदर्भ बिल्कुल अलग है जो कई दशक पहले था, और जैसा कि मैंने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा था, मुझे नहीं लगता कि यह फिर से अन्य क्षेत्रों में इसी तरह घटित होगा। ये अली खमेनी के लिए खास था। मैं नहीं देखता कि कोई और राष्ट्रीय नेता हैं जिन्हें अमेरिका निशाना बना रहा है। जैसा एक लेखक ने कहा था, हत्यारी सरकारें हत्या ही करेंगी। वास्तव में अली खमेनी जैसे किसी व्यक्ति को रोकने वाला कोई निवारक नहीं है, जिन्होंने कासिम सुलेमानी को आदेश दिया था कि वे मध्य पूर्व के 20 वर्षों के युद्धों के दौरान इराक में हजारों अमेरिकियों को मार दें। इसी कारण सुलेमानी अमेरिका के लिए वैध लक्ष्य थे। खामने की अमेरिका से दुश्मनी मुख्यतः इस विचार पर है कि 2020 में सुलेमानी की हत्या का बदला लेना जरूरी है। जेफ, मेरा मानना बस इतना है कि राष्ट्राध्यक्षों की हत्या पर एक आम तौर पर मान्य प्रतिबंध होना बहुत उपयोगी है। और इस निषेध का महत्व यह है कि यह उन राष्ट्राध्यक्षों की रक्षा करता है जो मूल रूप से अच्छे हैं, जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं। हम नहीं चाहते कि वे नेता हमेशा असुरक्षित रहें। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। आपने शुरुआत में या किसी ने कहा था कि हिटलर की हत्या अच्छी होती। हत्या की साजिश नाकाम हो गई थी और वह मुख्य रूप से घरेलू थी, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। लेकिन फिर भी एक बहुत ही बुरी शासन व्यवस्था के नेता की हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में कभी कभार स्वीकार्य माने जाने वाले मानवीय हस्तक्षेप का एक आवश्यक हिस्सा हो सकती है। अपनी ही सरकार से किसी आबादी की रक्षा करने के लिए और अन्य देशों को इस तरह की बेलगाम सरकार से बचाने के लिए। तो हम इसे पूरी तरह से नकार नहीं सकते, लेकिन हमें अच्छे नेताओं और बुरे नेताओं के बीच फर्क करना जरूरी है। और ये एक फर्क है जिसे ज्यादातर लोगों के लिए बनाए रखना मुश्किल होता है। रुको रुको, जरा ठहरो। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम मादरों की बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने मादरों को मारा नहीं, उन्होंने उसे बाहर निकाला और साफ तौर पर उसे अमेरिका ले आए। तो क्या ये मेरा मतलब है, अगर आप इसे एक निरंतरता के रूप में देख रहे हैं, तो क्या यह उसी सिलसिले की बस कुछ धुंधली सी सीमा है? जेफ, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर सबसे पहले जवाब दो। ठीक है मुझे लगता है कि खैर इस खास मामले में जो हुआ है वो ये है कि एक संप्रभु राज्य के नेता का अपहरण किया गया है और उन्हें आपराधिक मुकदमे के लिए दूसरे राज्य में लाया गया है। हमें कई मामलों में इसे स्वीकार्य मानना चाहिए। राज्यों के नेताओं को गिरफ्तार करना और उन्हें उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में ले जाना, खासकर अगर उस न्यायालय द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हों, जैसा कि हम जानते हैं पुतिन और नेतन्याहू पर आरोप लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि उनमें से किसी एक या दोनों को गिरफ्तार कर ले जाना बिल्कुल स्वीकार्य है। डैन, हत्या के खिलाफ टैबू को अन्य टैबू की तरह नहीं देखा जा सकता। आपके सवाल का जवाब दूं तो गिरफ्तारी, हिरासत या अपहरण के खिलाफ ये बस वही स्तर की गतिविधि नहीं है जो नैतिकता के विचारों को जगाती है। ये नैतिकता से जुड़ा नहीं है, अंत में कानूनीता पर बहस होती है। कुछ लोग आईसीसी की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं क्योंकि वे संप्रभुता को सर्वोपरि मानते हैं, और आप इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। मैं कहूंगा कि जैसा कि मैंने अपनी मूल टिप्पणी में कहना शुरू किया था, आप जानते हैं न्यायोचित युद्ध सिद्धांत वास्तव में, और यह सहस्राब्दियों में विकसित हुआ है, ये योद्धाओं और नेताओं की हत्या की भी अनुमति देता है। मुझे नहीं लगता कि ये उतना नैतिक मुद्दा है जितना व्यवहारिक। अली खामनेई के बारे में मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे लगा था शर्तें लागू हैं। मुझे लगा था कि ये एक व्यक्ति की तानाशाही के काफी करीब है कि अगर अली खामनेई को मार दें
तो व्यवस्था बिखर सकती है। और इसलिए शुरुआती दिनों में हालांकि मुझे अच्छी तरह पता था कि एक सीमा पार कर दी गई है, वर्जना का उल्लंघन हुआ है और बहुत बड़ा खतरा मोल लिया गया है, मैं इसे मनाने को उत्सुक था और मैं एक अलग नतीजे की उम्मीद कर रहा था। अब ऐसा कई कारणों से नहीं हो पाया, जिसमें हार्मुज़ जलडमरू मध्य में अनिवार्य अवरोध के लिए अमेरिकी योजना की घोर विफलता भी शामिल है। लेकिन ईरानी व्यवस्था ने निश्चित रूप से ये दिखाया और साबित किया कि भले ही वे बुरे और जहरीले हों, ये व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या से नहीं टूटती। और ऐसी स्थिति में टैबू का उल्लंघन करना शायद इसके लायक ना हो। जब मैं जॉन को बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ये बता रहे हैं कि कौन मरने के लायक है। बिल्कुल, बहुत से लोग मरने के लायक होते हैं। और जेफ इस बारे में बात करते हैं कि आप जानते हैं दुनिया के नेता, उनमें से जो लोकतांत्रिक और अच्छे हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन आज के समय में विश्व मंच पर ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम है। तो हम फिर से व्यावहारिकता पर आ गए हैं। व्यावहारिक रूप से मुझे नहीं लगता ईरान कमजोर हुआ है। एक उपयोगी वर्जना टूटी है, इसलिए मुझे डर है। मैं ये अनिच्छा से कह रहा हूं, मुझे डर है। ये शायद जॉन रुको, माफ वैसा ही करना, रहा होगा। डैन बीच में बोल रही हूँ, जॉन को भी बोलने का मौका देना चाहिए। मैं बस कह रहा हूं कि ये था, एक गलती थी। मुझे डर है कि ये एक गलती थी। हाँ बोलो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पूरे हिस्से पर कुल मिलाकर अपने विचार साझा करो। सही सेक्शन है, पे। सही हाँ। है, धन्यवाद। अगर संभव हो तो इसे 3 हिस्सों में बांट दूंगा। कानूनी दृष्टि से जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल उन्हीं देशों द्वारा लागू किया जा सकता है जो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए तैयार हैं। कोई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल नहीं है। कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा उतने ही वैध हैं जितना उनका प्रवर्तन तंत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का समर्थन नहीं किया, अब इसे पूरी तरह छोड़ने वाला है। हम ही एकमात्र देश हैं जिसकी सेनाएं दुनिया भर के दर्जनों देशों में तैनात है और इससे अमेरिकी सैनिकों को जबरदस्त खतरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक बड़ा मुद्दा उभरेगा, जैसा कि सचिव रूबियो ने कुछ दिन पहले यहां वॉशिंगटन में उठाया था। दूसरी बात, नैतिकता की बात करें तो मैं कहता हूं, किसकी तुलना में? मुझे समझ नहीं आता कि जब आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर हताहत करने और पूरे देशों पर आक्रमण करने की इजाजत है, तो लक्षित हत्याएं अनुचित क्यों मानी जाती हैं? जब किसी देश या क्षेत्र में समस्याओं की वजह कोई खास नेता होता है या प्रतिबंध जो जानबूझकर देश के लाखों लोगों को गरीब बनाने के लिए लगाए जाते हैं, ये नैतिक रूप से कैसे स्वीकार्य हैं? लेकिन वही व्यक्ति जो तबाही और खतरे का कारण है, उसकी हत्या नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं। और व्यवहारिकता की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बात जेफ ने कही थी और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आखिरकार जो देश हत्या में शामिल है, उसे बेहतर परिणाम के लिए जोखिम उठाना होगा। अगर परिणाम और बुरा होता है तो हत्या करना गलती थी। लेकिन फिर भी मैं आज की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में ऐसा कुछ नहीं देखता जहां किसी को हत्या का निशाना बनाया जा सके। जिस तरह अली खमेनी को निशाना बनाया गया था, इस तथ्य को देखते हुए कि वो पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयों को मंजूरी दे रहे थे, दूर देशों व राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ। याद रखिए, बाइडेन प्रशासन ने 2024 की गर्मियों में एक पाकिस्तानी नागरिक और 2024 के अंत में एक अफगान नागरिक पर अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के लिए मुकदमा चलाया था। तो किसी ने भी इसकी शुरुआत नहीं की सिवाय ईरानी पक्ष के। और ये सोच कि हम अली खमेनी को एक शिया धर्म गुरु के रूप में उनके वस्त्रों के पीछे छुपने देंगे और ये भूल जाएंगे कि वह एक आतंकवादी शासन के आतंकवादी नेता हैं जो क्षेत्र और दुनिया पर परमाणु खतरा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ये चर्चा कई तरह से असंभव हो जाती है। अगर हम खामेनेई की बात कर रहे हैं तो वो ठीक है, अगर हम अन्य राष्ट्रीय नेताओं की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यह निकट भविष्य में होने वाला है। यहाँ कोई भी हैरानी की बात है, ये नहीं कह रहा कि उसे इसका हकदार नहीं था या इसमें कोई स्वाभाविक रूप से अनैतिक बात है। मुझे लगता है कि एक हद तक हम तीनों इस बात पर सहमत हैं। सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या थी, और साफ तौर पर इसकी एक कीमत है, वर्जना तोड़ने और सीमा पार करने की कीमत होती है। क्या ईरान के मामले में ये इसके लायक था? खामेनेई भयानक दुष्कर्मी था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी ईरान ज्यादा डरा हुआ नहीं है। डरे हुए नहीं लगते। उनके मौजूदा नेता पहले से भी ज्यादा बेहुदा और ढीठ हैं। न सिर्फ वे अपने पुराने रुख से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन पर और ज्यादा अड़ गए हैं। तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या बुलाऊं, क्योंकि यही हुआ था इस मामले में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या। क्योंकि यही वे अभी करने की कोशिश करेंगे, वो इसके लायक था। और अब मुझे ये कम स्पष्ट लगता है कि जवाब हाँ है जितना पहले था। कहते हुए दुख हो रहा है 28 फरवरी को। वैसे दुनिया में कई नेता हैं जिनकी बुराई ऐसी न्यायोचित ठहराई जाने वाली हत्या को न्योता दे सकती है, जैसा आप कह रहे हैं। नंबर 1 शायद क्रेमलिन में हो। जेफ, आप क्या सोचते हैं? क्या मैं इसमें जोड़ सकता हूं?
जॉन ने खामेनी के बारे में जो विवरण दिया वही विवरण उन नेताओं पर भी लागू होता है जिन्हें शायद वह पसंद करता हो, जैसे नेतन्याहू, जो गाजा में बहुत सारे आतंकवाद और हत्याओं के लिए दोषी रहा है। लेबनान मुझे उस व पर अन्य प्रतिक्रिया स्थानों पर देनी भी ये परमाणु हथियार नियंत्रित करता है। हथियारों क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हमें क्यों मानना चाहिए कि नेतन्याहू को हकदार माना गया है? उसके पास परमाणु हथियार तो रखने का अधिकार ये है कैसा और रहेगा? दूसरों के पास नहीं। नेतन्याहू इजराइल में विधिवत चुने गए थे, सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि अफसोस की बात है कई बार। नेतन्याहू लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता थे और उनकी नीतियां आमतौर पर रक्षात्मक थीं, हालांकि कुछ मामलों में वो बहुत आगे बढ़ गए। देखिए, I24 और अन्य चैनलों के दर्शक जानते हैं, मेरा मानना है, अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई प्रशंसक नहीं हूं। मैं नेतन्याहू का समर्थक नहीं हूं, पर सच कहूं, उनकी तुलना अली खामनेई से करना, जो विश्व मंच पर घृणित आतंकवादी है, मुझे लगता है कि ये अनुचित है। अब मैं डैन के नजरिए से सहमत हूं। मुझे लगता है कि नेतन्याहू गाजा में निर्दोष लोगों की जानबूझकर सामूहिक हत्या और लेबनान में नागरिकों की सामूहिक हत्या के दोषी हैं। ये कार्रवाई मूल रूप से रक्षात्मक नहीं रही है। मेरी नज़र में इसका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर करना रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमास के जो भी लोग बचे थे उनके खिलाफ इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था, और अधिक विशुद्ध रक्षात्मक उपायों के जरिए। तो मैं नेतन्याहू को एक आतंकवादी, एक नरसंहारकर्ता के रूप में देखता हूं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा आरोप लगाए गए हैं। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, आप तुलना कर सकते हैं। एमिली, क्या मैं जवाब दे सकता हूं? मुझे नहीं लगता कि तुलना वो चीज़ है जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। ये बस इतना कह रहा है कि अगर हमने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी राजनीतिक नेताओं के लिए निशाना बनाने की खुली छूट दे दी, तो हमें खोमेनी से कहीं आगे जाना पड़ेगा। जेफ, मैं हमें उस बहस में नहीं ले जाना चाहता, मैं इस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि अगर नेतन्याहू का जवाब 7 अक्टूबर को नरसंहार था, शायद कुछ ज्यादा ही कठोर था। क्या आप ट्रूमन के बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों के लिए ऐसा ही सोचते हैं? दरअसल ओबामा के बारे में भी, क्योंकि वे मोसुल में बहुत से आम नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। आखिरकार काफी मुझे लोगों को लगता है नरसंहारी कि कहना ट्रूमन पड़ेगा। को का दोषी का 2 जापानी शहरों पर बमबारी कर उन्हें नष्ट करने का आतंकवाद का एक घोर रूप। हाँ, मैं बस यही कहूंगा कि मुझे अगर मैं लगता है इस कि ये चर्चा में आ साफ-साफ सकूं, आतंकवाद और है, डैन। और शायद आतंकवाद का सबसे बुरा रूप जो ठीक दुनिया ने है, तो अब तक जॉन देखा शुरू है। करो। जॉन बोलिए, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहना चाहता हूं, और डैन ने दूसरी मिसालों का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प बात उठाई। ध्यान रखें कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को मारने के लिए सैन्य हमले का आदेश दिया था। 2011 में राष्ट्रपति ओबामा के समय मैंने दुनिया में किसी को संभावित हत्या पर आपत्ति करते नहीं सुना। ये दिलचस्प है कि आज ट्रंप नेतन्याहू की खामेनेई के खिलाफ साझेदारी के संदर्भ में ये हो रहा है। और एक बार फिर, जेफ, नेतन्याहू को लेकर आपकी जो भी भावनाएं हों, मेरा कहना है कि मैं ऐसा कोई विदेशी सरकार नहीं देखता जो अब अली खामेनेई की हत्या से प्रोत्साहित होकर यह तय कर ले कि नेतन्याहू को निशाना बनाना ठीक है। अगर कोई नेतन्याहू या इजरायली नेता को निशाना बनाना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी मंजूरी के लिए खामेनेई की हत्या की जरूरत थी। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई मंजूरी या जल है। यहां पार किया गया है, यही मेरी बात है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्रीय नेता, जिसमें पुतिन भी शामिल हैं, मुझे नहीं पता कि दुनिया में कहीं भी कोई भी सरकार का नेता है जिसका पुतिन की हत्या करने का कोई इरादा हो, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल हैं। तो मैं यह यथार्थवादी रहना चाहता हूं कि क्या कोई मिसालें हैं, और मुझे ऐसी कोई मिसालें नजर नहीं आती। मुझे लगता है ये बहुत विशिष्ट है। जॉन, मुझे लगता है कि हम भोले होंगे। तथाकथित सर्वोच्च नेता का है। हम भोले होंगे अगर हम ये ना समझें कि ईरानियों की नजर में हमने इजराइल और अमेरिका के नेताओं की हत्या को वैध ठहरा दिया है। उन्होंने लगभग कहा कि अब ये उनका सिद्धांत बन जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या ये सिर्फ उन दोनों देशों के वर्तमान नेताओं तक सीमित रहेगा। हमने निश्चित रूप से एक पेंडोरा का पिटारा खोल दिया है, और अब ईरानी निश्चित रूप से एक मिशन पर हैं।
ठीक अपने है, तरीके बस से इतना ही। बदला लेने माफ के लिए। कीजिए, माफ कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय था। एक बार फिर धन्यवाद डैन, जॉन और जेफ। और कृपया कहीं मत जाइए, हम ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे।